हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 21 जनवरी 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि एक गांव है जिसको हॉकी विलेज के नाम से जाना जाता है और इस गांव का नाम है सोनामारा। तो दरअसल इसको हॉकी विलेज के नाम से जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा। सवाल मेरा ये था, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सोनामारा गांव स्थित है उड़ीसा में। अब इसको हॉकी विलेज के नाम से क्यों जाना जाता है? आपको पता है ये जो गांव है सोनामारा, ये उड़ीसा के अंदर बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है इससे 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव से आज तक 60 से ज्यादा मेंस एंड विमेंस हॉकी नेशनल लेवल पर प्लेयर निकल चुके हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो कि सोनामारा नाम के इस गांव ने देश को आज तक 60 से ज्यादा नेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर दिए हुए हैं। इस वजह से इसे हॉकी विलेज के नाम से जाना जाता है। था ना इंटरेस्टिंग? इस तरीके के कभी कभी इंटरेस्टिंग फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर कौन है? रघुवर दास। हालांकि जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तब कई बार आप लोगों को लगता है कि अरे ये कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। मैं मान सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है फैक्ट बेसिस ही क्वेश्चन होते हैं, ये किसी सिलेबस का पार्ट नहीं होते हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर बनाया गया है मछुआरों के लिए? तो देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल ये उठता है कि डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर है क्या? देखिए, पहली बार इनको लॉन्च किया गया था साल 2010 में मछुआरों के लिए। अब मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए अपनी बोट को समुद्र में काफी अंदर तक ले जाना पड़ता है। अब ऐसे में कई बार क्या होता है, साइक्लोन्स आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। ऐसे में मछुआरे फंस जाते हैं या फिर कोई इस तरीके का थ्रेड वाली प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए कभी कि जैसे 26/11 में हुई थी, उस टाइम पर जो भारतीय मछुआरे थे उनको ट्रैप कर लिया गया था और उसके बाद वो लोग यहाँ से एंटर कर गए थे। इस तरीके की कोई भी अगर दिक्कत होती है तो इन फिशरमैन्स के पास इस तरीके का ट्रांसमीटर होगा। वो उस पे तुरंत इंफॉर्मेशन देंगे और ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होंगे और ये सीधे सीधे जो वर्क स्टेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड का, उन तक ये खबर पहुंचा देंगे। तो मतलब अल्टीमेटली आप इसको ऐसे समझ लो जैसे शहर में आपके लिए पुलिस ने 100 नंबर दिया हुआ है, महिलाओं के लिए 112 दिया हुआ है, उसी तरीके से मछुआरों के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर इसरो ने बनाया है। इसको पहले 2010 में लॉन्च किया गया था। अभी इसकी सेकंड जनरेशन आ गई है, मतलब पहले से कहीं बेहतर इसके नेटवर्क हो गए हैं और सिग्नल्स हो गए हैं। अभी खास बात यह है कि ये रियल टाइम जानकारी देगा, मतलब फोन की तरह ही तुरंत ये कनेक्ट होगा। बाकी इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन है सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस सोमनाथ। अभी हाल ही में हॉर्न बिल महोत्सव कौन से राज्य में मनाया गया? यह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। वैसे हॉर्न बिल फेस्टिवल नागालैंड में भी मनाया जाता है, लेकिन नागालैंड में हर वर्ष ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो इस बार अरुणाचल प्रदेश में 18 जनवरी को ये शुरू हुआ और कल के दिन मतलब 20 जनवरी को इसका समापन हुआ। अब देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया क्यों जाता है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पक्षी, तो इसमें देखिए इसके सर पे एक सींग जैसी आपको आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है? तो इसी वजह से इसे हॉर्नबिल पक्षी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पक्षी है इसको अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली एक जनजाति है जिसको बोलते हैं यीशी जनजाति। यीशी जनजाति पुराने टाइम में इसको शिकार करते थे और खाते थे, लेकिन धीमे धीमे उन्हें पता लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो हॉर्नबिल है ये उनके हैबिटेट में, उनके इकोसिस्टम का ही हिस्सा है। और आज की डेट में जो यीशी जनजाति है ये हॉर्नबिल को हंट करना या मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इवन ये इसे बचाने की ओर अग्रसर है। तो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये यहाँ पर पशु पक्षियों को कंजर्वेट करने के लिए मनाया जाता है और अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ पे गवर्नर कौन है? केटी परनायक। ध्यान रखिएगा, केटी परनायक। ये हाल ही में कौन सा संस्थान है जिसको स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? और यह अवार्ड इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने 2019 से 20 के सत्र में विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। तो ये है EIL,
और इसको बोलते क्या है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। यह अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दिया गया। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने पिछले कुछ सत्रों में अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर महिलाओं के लिए काफी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इवन इतना ही नहीं, वहां की महिला कर्मचारियों का कहना है कि ईआईएल ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत कहीं ना कहीं महिला कर्मचारियों के लिए सेफ्टी का भी ध्यान रखा है और एक हेल्दी एम्बियंस काम करने का मिले, उसके लिए हर जागरूक प्रयास किए हुए हैं। और क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, तो मैं आपको बता चुका हूं, ये है सविता कांसवाल। क्या नाम है? सविता कांसवाल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ये कौन सा राज्य है जिस राज्य ने एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जाहिर सी बात है, ये है आसाम। और जस्टिस रंजन गोगोई जो है ये भी आसाम से ही बिलोंग करते हैं। ये भारत के 46वें चीफ जस्टिस थे। तो आसाम का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसको बोलते हैं आसाम वैभव सम्मान, इससे इनको सम्मानित किया गया है। और इस टाइम पे आसाम में मुख्यमंत्री हैं हिमांता बिस्वा शर्मा। आपको पता है इनको सम्मानित किया गया है जुडिशरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। इवन इतना ही नहीं, इनके पूरे लाइफ करियर में जो इनका लास्ट वर्डिक्ट था इनकी बेंच का, जिसके चेयरपर्सन थे, उस वर्डिक्ट को हमेशा याद रखा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कल के दिन रामलला घर आ रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो जो अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट था वो इन्हीं की बेंच ने दिया था और उस 5 जजेस की बेंच में ये चेयरपर्सन थे। तो अब इनको आसाम वैभव से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक चीज और, आसाम वैभव सम्मान अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, बहुत टाइम इसमें नहीं हुआ है। तो ये कौन सा आसाम वैभव इनको दिया गया है? तीसरा। इनसे पहले 2 लोगों को आसाम वैभव दिया जा चुका है। 2021 में पहला आसाम वैभव सम्मान रतन नवल टाटा जी को दिया गया था। इसके अलावा 2022 का जो है ये हेल्थ केयर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया। किसको? तपन सैकिया। और अब तीसरे हैं 2023 के लिए सम्मानित किए गए हैं जस्टिस रंजन गोगोई। एक और बात ध्यान रखना है आपको, आसाम वैभव के साथ 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, कैश प्राइस। एसएसबी जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये जो आपको अधिकारी दिखाई दे रहे हैं ये सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, दलजीत सिंह। और दलजीत सिंह अब से एसएसबी की कमान संभालेंगे। इससे पहले अगर बात करी जाए तो ये सीआरपीएफ में स्पेशल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट में कार्यरत थे। ये यूपी कैडर से बिलोंग करते हैं और 1990 के आईपीएस अधिकारी हैं। सशस्त्र सीमा बल भारत की वो पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर पे भारत की ओर निगरानी रखने का काम करते हैं। डीसीबी बैंक जो है इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अभी इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं प्रवीण अच्युतन कुट्टी। और डीसीबी बैंक का फुल फॉर्म क्या है? वैसे भारतीय बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसकी स्थापना 1930 में करी गई थी। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। और प्रवीण अच्युतन कुट्टी जो है ये सक्सीड करेंगे मुरली एम नटराजन को। एम नटराजन जो है ये रिटायर होंगे 28 अप्रैल को, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि पहले से ही अपॉइंटमेंट कर दिए जाए ऐसे। तो 29 अप्रैल से प्रवीण कुट्टी जो है ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। अभी हाल ही में भारत का यह कौन सा राज्य है जिसने 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया है? ये राज्य हर वर्ष 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस के रूप में मनाता है और ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में हर वर्ष ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो कोक बोरोक है ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। ओके। और 1979 में इसको रिकॉग्निशन पहली बार मिला था। तो तब से लेकर आज तक हर वर्ष 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका 46वां संस्करण मनाया गया। एनएचएआई जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पूरे भारत भर में हाईवेज बनाने का काम इन्हीं का है। और एनएचएआई के द्वारा अभी फास्टैग से रिलेटेड एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वन व्हीकल वन फास्टैग प्रोग्राम। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत फास्टैग ने एक गाइडलाइन अब बना दी है कि आने वाले 31 जनवरी के बाद से आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे कि एक गाड़ी में एक ही फास्टैग आप लगाएंगे। अभी तक कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे थे कि लोग बार बार नए नए अकाउंट से एक गाड़ी में अलग अलग फास्टैग लगा रहे थे। ठीक है।
या फिर एक ही फास्टैग को मल्टीपल गाड़ियों में यूज कर रहे थे। तो इस तरीके की चीजें अब नहीं होंगी। इससे कई सारे ऐसे भी केसेस देखने को मिल रहे थे, फ्रॉड वगैरह के केसेस। तो अब 31 जनवरी के बाद से ये सीधी सीधी गाइडलाइन है कि एक गाड़ी में एक ही फास्टैग यूज होगा। इवन अगर आपने अभी फास्टैग की केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं करी है तो वो आप कर लीजिए, क्योंकि 31 जनवरी के बाद से जितना भी बैलेंस आपके फास्टैग में होगा वो सब ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में करी गई थी और 1995 से फंक्शनल हो गई थी, ऑटोनॉमस बॉडी है ये। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इस टाइम पे एनएचएआई के चेयरपर्सन है संतोष कुमार यादव। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की केवल भारत में ही नहीं पूरे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भारत के कौन से शहर में किया गया है? इसको अंबेडकर स्टैचू ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है, और इसको एक तरीके से सोशल जस्टिस स्टैचू के नाम से भी जाना जाएगा। तो इसका उद्घाटन विजयवाड़ा में किया गया। विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस स्टैचू की टोटल अगर हाइट की बात करें तो ये है 206 फीट इसकी हाइट। अब इसमें से ये जो इसका बेस है, ठीक है, ये करीब करीब है 21 फीट का। और इसके ऊपर जो प्रॉपर स्टैचू है वो है 125 फीट का। तो टोटल 206 फीट का ये स्टैचू है। पूरे दुनिया में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इतना स्टैचू, इतना ऊंचा स्टैचू नहीं है कहीं पर भी। और इसको बनाने के लिए 404 करोड़ की लागत आई है करीब करीब। ये कौन सा राज्य है जहां पर 800 ईसा पूर्व के मानव बस्ती के अवशेष अभी हाल ही में प्राप्त किए गए हैं? मतलब ये अवशेष मिले हुए हैं कि 800 ईसा पूर्व लोग किस तरीके से अपने घरों को बनाकर रहते थे। तो खुदाई के दौरान ये अवशेष प्राप्त हुए हैं गुजरात में। और गुजरात में कहां पर? वाडनगर में। आपको बता दूं, वाडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही गांव है ये, जहां से ये अवशेष मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से प्रॉपरली बिलोंग करते हैं। और करीब करीब अगर आज से हम लोग देखें तो आज से 2800 साल पुराना ये मानव बस्ती मिली हुई है। मतलब करीब करीब ये पोस्ट वैदिक पीरियड का टाइम था। मतलब वैदिक पीरियड खत्म होने वाला था, ठीक है। वैदिक पीरियड करीब करीब आपका 600 बिफोर क्राइस्ट में जाके खत्म हो रहा था, और ये 800 बिफोर क्राइस्ट के हैं। और गुजरात में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, यहाँ पे गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और इसमें जो आगे भी जो इसमें खुदाई होगी या अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है, इन सब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ आईआईटी खड़गपुर भी इनका साथ दे रही है। इसके अलावा जेएनयू भी इस स्टडी में इनका साथ दे रहे हैं, और डेक्कन कॉलेज भी है साथ में। रिसेंटली रियल मैड्रिड ने, ये कौन सा इवेंट है या फिर कौन सी चैंपियनशिप है जिसमें बार्सिलोना को 1-0 से हराकर पूरा टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया? तो रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 4-1 से पिटकी दी अभी स्पेनिश सुपर कप में। और इस बार इसका आयोजन सऊदी अरेबिया में किया गया। और रियल मैड्रिड की तरफ से ये खिलाड़ी हैं विनीशियस जूनियर। क्या नाम है? विनीशियस जूनियर। इन्होंने 4 में से 3 गोल दागे हैं। और ये जो जीत थी स्पेनिश सुपर कप की, ये पूरी रियल मैड्रिड टीम ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ट्रिब्यूट एज दी हुई है। अभी युगांडा में G77 का जो थर्ड समिट है, इसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और इनका नाम है वी मुरलीधरन। तो इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है G77 में। कई लोगों ने आई थिंक पहली बार आप में से सुना होगा कि G77 भी कुछ होता है, क्योंकि G20 पता था, G7 पता था। दरअसल G77 की स्थापना 1964 में करी गई थी। पूरे दुनिया भर में 135 मेंबर कंट्रीज हैं G77 के, और इस बार इसकी अध्यक्षता युगांडा कर रहा है। और इसका मेन उद्देश्य है कि पूरे दुनिया भर में सामंजस्य बैठा रहे, पूरे दुनिया में इकोनॉमी को एक दूसरे देश आपस में सपोर्ट करें हर तरीके से, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी है वरुण अवस्थी 07। आज एक बड़ा अनाउंसमेंट भी है आपके लिए, लेकिन उससे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस्लाम धर्म के जो पहले खलीफा थे, इनका नाम था अबू बकर। अबू बकर को सक्सीड किसने किया था? इनके उत्तराधिकारी कौन थे? उस्मान, अली, हुसैन या फिर उमर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फाउंडेशन बैच में मैंने पढ़ाया हुआ है ओरिजिन ऑफ इस्लाम में। और आज रात 12 बजे से रामलला के घर आने के उपलक्ष्य में आप सभी को एग्जाम इंजन की तरफ से पहली चीज तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हर एक बैच में, आप कोई भी बैच अवेल करना चाहते हैं, फ्लैट 50% का ऑफर आपको मिल रहा है।
डिस्काउंट कोड है RAM50। इसको लगाकर आप GS/GK का फाउंडेशन बैच मेरा अवेल कर सकते हैं 2024 के हर एक SSC एग्जाम के लिए, हर एक स्टेट एग्जाम के लिए। इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और साइंस, इसके अलावा वन लाइनर कोर्स भी है और पिछले 5 वर्षों के PYQs, ये सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। आप इस पूरे सिलेबस को देख लो। अगर आपको लगता है ये बैच आपके लिए वर्थ है, डेमो क्लास भी इसमें अवेलेबल है, तो आप इसे जरूर अवेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस ऑफर टाइमलाइन पे, मतलब 22 तारीख को, आपको सीधे फ्लैट 50% का यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आपको पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। लेकिन हाँ, पहले आप ये सिलेबस देख लीजिए, अगर आपको ये वर्थ लगता है तो। क्योंकि कई लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं बट उसे बैच में वो चीज इंक्लूड नहीं करते हैं, बाद में चीजें वैसी की वैसी रह जाती हैं। इस वजह से मेरा काम है आपको पहले ही बता देना। और मुझे पता है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचता है इस पूरे मेरे सिलेबस टाइमलाइन में जहां के बिना आपका क्वेश्चन कहीं से बन जाए। तो SSC और स्पेशली हर एक स्टेट एग्जाम के लिए आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इवन PCS तक के लिए भी आप इसे अवेल कर सकते हैं। और आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। ये जो ऑफर है ये आज रात 12 बजे से लेकर कल रात 11:59 PM तक अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय।